नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर रवाना हो गए। इस यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को प्रमुख एजेंडा माना जा रहा है। उम्मीद है कि भारत और यूएई के बीच एलपीजी आपूर्ति और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से जुड़े दो महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। तो भारत और यूएई के बीच ऊर्जा संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं। यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है, जो देश के लगभग 11% तेल जरूरत को पूरा करता है। इसके अलावा यूएई भारत के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। दोनों देशों के बीच एडीएनओसी गैस के साथ 4.5 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक एलएनजी आपूर्ति का दीर्घकालिक समझौता भी मौजूद है, जिससे भारत यूएई एलएनजी का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। यूएई भारत की एलपीजी जरूरतों का लगभग 40% हिस्सा पूरा करता है और पेट्रोलियम उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भी है। वहीं भारतीय कंपनियों ने यूएई के ऊर्जा स्रोत में $1.2 अरब से अधिक का निवेश किया है। 2018 में भारतीय कंपनियों ने लोअर जाकुम ब्लॉक में 10% हिस्सेदारी हासिल की थी, जबकि 2019 में अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 में भी निवेश किया गया। तो रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग है। यूएई मंगलौर स्थित भारतीय भंडार में 50 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल स्टोर करता है। इसके अलावा दोनों देश नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं और 60 गीगावाट क्षमता परियोजनाओं पर काम चल रहा है। यह दौरा भारत यूएई ऊर्जा साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब पूरी दुनिया में दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि मध्य पूर्व में जारी संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिसका असर भारत में भी देखने को मिला है। शुक्रवार 15 मई से देश भर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के नए दाम लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 3.14 रुपये प्रति लीटर बढ़कर 97.77 रुपये हो गई है, जबकि डीजल 3.11 रुपये महंगा होकर 90.67 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं सीएनजी की कीमत में भी 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है और नया रेट 79.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। सूत्रों के अनुसार तेल कंपनियां रोजाना करीब 1000 करोड़ रुपए का घाटा सह रही हैं। कंपनियां पेट्रोल पर लगभग 26 रुपये और डीजल पर 82 रुपये प्रति लीटर तक का बोझ खुद उठा रही हैं। सरकार ने भी पहले पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये टैक्स कम किया था। सरकार का कहना है कि अगर ये राहत नहीं दी जाती तो पेट्रोल डीजल की कीमतें 2 से 3 गुना तक बढ़ सकती थी। प्रधानमंत्री ने लोगों से ईंधन बचाने, विदेश यात्राएं कम करने और सोने की खरीदारी सीमित रखने की अपील की है। सरकार ने इसे वैश्विक संकट बताते हुए कहा कि भारत हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग में अपने दूसरे दिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार, वैश्विक सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। ट्रंप ने बातचीत के बाद कहा कि दोनों देशों के बीच कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते हुए हैं, जो अमेरिका और चीन दोनों के लिए लाभकारी होंगे। उन्होंने कहा कि कई जटिल समस्याओं का समाधान भी निकाला गया है, जिनके बारे में पहले मुश्किल माना जाता था। बैठक के दौरान ईरान के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान में किसी भी तरह के परमाणु हथियार नहीं चाहते और क्षेत्रीय संकट के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जलडमरू मध्य को खुला रखना जरूरी है। ट्रंप ने बताया कि चीनी राष्ट्रपति 24 सितंबर को अमेरिका का दौरा करेंगे, जो दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करेगा। तो इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शी जिनपिंग से बातचीत के बाद ट्रंप की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। ट्रंप ने ईरान को समझौता या विनाश की चेतावनी दे दी है। ईरान परमाणु मुद्दे पर अमेरिका का सख्त रुख देखने को मिला है। ट्रंप ने चीन अमेरिका संबंधों को सफल करार दिया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद सख्त बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान तबाह हो चुका है और उसके पास अब केवल 2 विकल्प हैं: संघर्ष खत्म करने के लिए समझौता करना या फिर विनाश का सामना करना। ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि अमेरिका किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। यह बयान उन्होंने चीन की 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में दिया। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई बातचीत का भी जिक्र किया। ट्रंप के अनुसार दोनों नेताओं ने ईरान समेत कई वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि शी जिनपिंग भी ईरान के साथ समझौता चाहते हैं और उन्होंने सहयोग की पेशकश की है। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन भी नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करे और शी जिनपिंग ने भरोसा दिलाया कि चीन ईरान को सैन्य उपकरण नहीं देगा। ट्रंप ने ईरान की सैन्य क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसकी नौसेना और वायु रक्षा प्रणाली लगभग खत्म हो चुकी है। इसके अलावा ट्रंप ने दावा किया कि चीन ने 200 बोइंग विमानों की खरीद पर सहमति जताई है और अमेरिकी कृषि उत्पादों तथा ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़े समझौते संभव हैं। उन्होंने कहा कि चीन अमेरिका संबंध बेहद मजबूत और सफल दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने अपनी यात्रा को सफल बताते हुए कहा
कि ये दौरा दोनों देशों के बीच व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। उन्होंने चीन के स्वागत समारोह को अद्भुत बताया और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मजबूत और प्रभावशाली नेता करार दिया। वहीं आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू मौजूद रहे। इन परियोजनाओं में एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर, नेवल सिस्टम फैसिलिटी, डिफेंस एनर्जेटिक्स यूनिट, गोला बारूद संयंत्र और ड्रोन सिटी शामिल है। यह पहल भारत के रक्षा उत्पादन और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे राज्य में रोजगार और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं मेडिकल की पढ़ाई का सपना देख रहे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी है। भारत सरकार की मंजूरी के बाद अब नीट यूजी 2026 का री एग्जाम 21 जून 2026 को कराया जाएगा। गौरतलब है कि 3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक विवाद के बाद रद्द कर दी गई थी। इसके बाद से छात्र नई परीक्षा तारीख का इंतजार कर रहे थे। अब एनटीए ने आधिकारिक सूचना जारी कर पूरे देश में एक साथ परीक्षा कराने का फैसला लिया है। परीक्षा रविवार को आयोजित होगी, जिसके चलते सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है। एजेंसी ने स्पष्ट कहा है कि केवल आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत चैनलों पर जारी जानकारी पर ही भरोसा करें। किसी भी अनाधिकृत लिंक या मैसेज को सच न माने। छात्रों को सलाह दी गई है कि अब वो रिवीजन और मॉक टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। परीक्षा केंद्र और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी छात्रों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेजी जाएगी। वहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि छात्रों का हित सरकार की प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा में अगले साल से होने वाले बड़े बदलाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगले साल से नीट की परीक्षा OMR शीट के बजाय कंप्यूटर बेस्ड होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा को दोबारा 21 जून को कराने का फैसला किया है। इससे पहले 3 मई को परीक्षा हुई थी। 7 मई को परीक्षा पर कुछ आपत्तियां आई और सरकार ने इसकी जांच शुरू की। 12 मई तक साफ हुआ कि गैस पेपर की आड़ में पेपर बाहर गया। हम नहीं चाहते कि सही छात्रों के साथ गलत हो। नीट यूजी 2026 परीक्षा अब 21 जून को दोबारा कराई जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने शुक्रवार को एग्जाम की नई तारीख का ऐलान किया। यह परीक्षा पहले 3 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के चलते इसे रद्द कर दिया गया था। स्वाभाविक देश में और विशेष करके स्टूडेंट्स में उसको लेके 2 प्रकार के मत आए। हम दोनों प्रकार के मतों को स्वीकार करते हैं। हम अपना दायित्व उसको मानते हैं, उसको कैसे समाधान की रास्ता निकाले। और आज हमने आज नई तिथि के साथ आ रहे हैं। लगभग आज से 1 महीने से थोड़ा 1-2 दिन के बाद नई परीक्षा होगी। हमारी अप्रोच वही रहेगा, हम जीरो टॉलरेंस टू माल प्रैक्टिसेस। ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है, फिर नीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है। राधाकृष्णन कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर, और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे। सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता से इसको लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लिए खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे।
वहीं बदायूं जिले के उसहैत थाना क्षेत्र के ग्राम गड़िया चौरा निवासी धर्मवीर पुत्र विराज राज की नोएडा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नोएडा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। बाद में पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। जैसे ही धर्मवीर का शव गांव पहुंचा, परिवार में चीख पुकार मच गई और पूरे गांव में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस घटना का सबसे मार्मिक पहलू उस समय सामने आया जब मृतक के पिता विराज राज, जो पहले से धारा 307 के मुकदमे में सजा काट रहे हैं, पुलिस अभिरक्षा में बेटे के अंतिम दर्शनों के लिए गांव पहुंचे। पिता हथकड़ियों और जंजीरों में बंधे हुए थे और बेटे का शव सामने रखकर फूट फूट कर रोते नजर आए। ग्रामीणों के अनुसार आगे बेटे की आरती चल रही थी और पीछे पुलिस काफिले के बीच हथकड़ियों में बंधा पिता। इस दर्दनाक दृश्य को देखकर गांव के लोगों की आंखें नम हो गई। फिलहाल युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं मनिंदर शर्मा। मैं आज खड़ा हूं उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं में उसहैत थाना क्षेत्र के गांव पड़ता है गड़िया चौरा में, जहां एक बहुत ही हृदय विदारक घटना देखने को मिल रही है। यहां पे एक 17 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में दिल्ली के नोएडा में मौत हो गई है। जहां बताया है कि परिजनों ने बताया कि वहां पे एक कुंडे पे लटकी हुई लाश मिली है, जो पुलिस के माध्यम से 112 पे सूचना देने के बाद भाई ने सूचना दी है, तो पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर और पीएम करा के डेड बॉडी को उसके निजी स्थान गांव में भेज दिया है। जहां पे डेड बॉडी आते ही और जो है कि जानकारी मिलने के पता चला है कि उसके पिताजी हैं जो 307 की सजा काट रहे थे डिस्ट्रिक्ट जेल बदायूं में, तो पैरोल पे छूट के आए हैं, आज अपने बेटे के निधन में आए हैं। तो यहाँ पे इधर विदारक घटना ये देखने को मिली है कि एक तरफ बेटा कफन में लिपटा मिला और दूसरी तरफ पिता हथकड़ियों में बंधा। तो ऐसे माहौल में बहुत ही नर्मस और दुखद घटना है। यहाँ पे जो है कि ग्रामवासी जो है बहुत ही शोकाकुल में है और पूरे गांव में मातम सा फैला हुआ है और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की जानकारी देने के लायक नहीं है और बहुत ही दुखद घटना है, जो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ पे ये घटना बहुत ही दुखद विदारक है। ऐसे में देखना तो ये है कि पीड़ित के परिजनों का कहना एक ये है कि कुछ दिन पहले गांव के ही कुछ व्यक्तियों के द्वारा उसका झगड़ा हो गया था, उसी से नाराज होकर ये नोएडा चला गया था। आज तीसरे चौथे दिन ही उसकी डेड बॉडी गांव में मृत अवस्था में आ जाती है और ये तो एक जांच का विषय है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है तो कैसे हुई है, अब ये जांच करेगी नोएडा पुलिस। देखते रहिए डेली 24 भारत, मनिंदर शर्मा के साथ। वहीं ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। रबुपुरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार पिकअप वैन आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद चालक के शव को वाहन से बाहर निकाला। मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। वहीं मुजफ्फरनगर में शाहपुर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 शातिर चोर घायल हो गए। घायल बदमाशों की पहचान जफर और मोनू लंगड़े के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी हाईवे पर खड़े वाहनों से चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस को सूचना मिलने पर शाहपुर थाना क्षेत्र के कुटबा मार्ग पर बदमाशों की घेराबंदी की गई। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। मौके से पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी, 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों पर चोरी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला बताओ। थाना शाहपुर के चौकी इंचार्ज गोयला और चौकी इंचार्ज हरसोली द्वारा कुटवा चौकी के पास में चेकिंग चल रही थी। उसी जरिए मुख्य सूचना प्राप्त हुई कि एक टेम्पू आने वाला है जिसमें ये चोरों का एक गैंग है जो रास्तों में मेन रोड पर चोरियां करता है। इस सूचना पर चेकिंग के दौरान एक टेम्पू आता हुआ दिखाई दिया और उसका पीछा किया गया, तो वो तेजी से एक गांव गड़ी बहादुर की तरफ मुड़ा और वहां पर एक खंबे के पास टकरा गया, जिसमें 3 बदमाश थे। उन्होंने तीनों ने पुलिस को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसमें जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षार्थ 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उनको घायल अवस्था में CSC
शाहपुर भेज दिया गया है। सूक्ष्म पूछताछ में एक का नाम जफर, जो लिसाड़ी गेट का रहने वाला है, जनपद मेरठ, और दूसरे का नाम मोनू उर्फ इसरार, ये भी लिसाड़ी गेट मेरठ का रहने वाला है। तीसरे अभियुक्त की काम्पिंग की गई, लेकिन वो नहीं मिला है। और मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ, ये एक चोरों का गैंग है। ये रास्ते में हाईवे पर गाड़ियों को रुकवा करके पीछे से ये लोग चोरी करते हैं। इनके पास से एक टेम्पू बरामद हुआ है, जिसमें जस्ते की प्लेटें हैं, करीब 2 से 2.5 कुंटल है, जिसकी कीमत कम से कम 2-2.5 लाख रुपए है। साथ ही इनके पास से जो 2 मुलजिम हैं, इनके पास से 2 देसी तमंचे 315 बोर और 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। तीसरे की अभी भी कामिंग चल रही है। वहीं हरदोई जिले के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में नोखेपुरवा गंगा घाट पर श्रीमद् भगवत कथा के शुभारंभ से पहले बड़ा हादसा हो गया। कलश यात्रा के दौरान गंगा नदी से जल भरने गए 5 किशोर किशोरियां नदी में डूब गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और पूरे गांव में मातम छा गया। बताया जा रहा है कि म्योरा मोड़ स्थित मंदिर पर श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन होना था। कथा से पहले श्रद्धालु कलश यात्रा निकालकर गंगा जल भरने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान म्योरा मोड़ निवासी संध्या, ओम श्री, स्नेहा, सोनम और अंशी गंगा नदी के कुंड में जल भरते समय पैर फिसलने से गहरे पानी में चले गए। पांचों को डूबता देख वहां मौजूद महिलाओं और ग्रामीणों ने शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों और गोताखोरों ने नदी में छलांग लगाकर बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों की मदद से 4 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन संध्या की मौत हो गई। वहीं किशोर ओम श्री अब भी लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। घटना की सूचना मिलते ही बिलग्राम एसडीएम एन राम, राजस्व टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से लापता किशोर की तलाश कराई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर एसडीआरएफ और पीएसी की मदद भी ली जाएगी। हादसे के बाद मृतक किशोरी के परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जबकि गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। वहीं पीलीभीत जिले की सदर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर जनपदीय स्तर पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल और एक छोटा ट्रक भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी काफी समय से चोरी की वारदातों में सक्रिय थे और विभिन्न क्षेत्रों में घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। मुखबिर की सूचना और पुलिस की सक्रियता के चलते दोनों को दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की, जिसमें कई अहम जानकारियां सामने आने की बात कही जा रही है। बरामद माल को कब्जे में लेकर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सदर कोतवाली पुलिस ने दोनों शातिर चोरों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक इतिहास और अन्य वारदातों में उनकी संलिप्तता की भी जांच कर रही है। वहीं कौशाम्बी जिले के सराय अकील थाना क्षेत्र स्थित कटैया घाट पर अवैध बालू खनन का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। आरोप है कि बालू माफिया पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं और एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर यमुना नदी की बहती जलधारा के बीच भारी पोकलैंड मशीनों से खनन कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मशीनों के जरिए यमुना नदी का सीना छलनी किया जा रहा है, जिससे नदी की प्राकृतिक धारा भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों के मुताबिक खनन के चलते यमुना की जलधारा को दूसरी दिशा में मोड़ा जा रहा है, जिससे आने वाले बारिश के मौसम में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कई बार जीपीएस वीडियो और खनन की तस्वीरें वायरल होने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का कहना है कि खनन अधिकारी और स्थानीय पुलिस के संरक्षण में यह अवैध खेल खुलेआम चल रहा है। इलाके के लोगों का आरोप है कि खनन माफियाओं के आगे पूरा सिस्टम नतमस्तक नजर आ रहा है। वहीं खनन विभाग के अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि योगी सरकार में अवैध खनन पर सख्ती के दावों के बावजूद आखिर ऐसे बालू माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। मामले को लेकर इलाके में लगातार नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। तो पीलीभीत जिले के बीसलपुर क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि हत्या के प्रयास का आरोपी क्षेत्र में मौजूद है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर मंडी समिति के पास से आरोपी को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध असले और कारतूस बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी तलाश की जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की और आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी की। इसके बाद गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। सहारनपुर में ट्रेन से उतरते समय हुए दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक सहारनपुर से रामपुर मनिहारन की ओर ट्रेन से आ रहा था।
इसी दौरान ट्रेन से उतरते समय उसका पैर फिसल गया और वो ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसा इतना भयावह था कि युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद स्टेशन और आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही। वहीं अमेठी जिले के मुंशीगंज थाना क्षेत्र में शिवगंज के पास एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए सुल्तानपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने पीछा कर ट्रक को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।